नमस्कार। मैं प्रोफेसर गोविंद पांडे आज आप लोगों के बीच हूँ। फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, पर मुझे लगता है अभी भी भारत में फिल्म मेकिंग को या फिल्म स्टडीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना अन्य डिसिप्लिन्स को लिया जाता है। अभी भी आप देख लें, जनसंचार एवं पत्रकारिता हो या फिल्म स्टडीज़ हो, ये दोनों विषय सिविल सर्विस में नहीं है, जबकि अब हो जाना चाहिए था। अब तक तो बहुत समय बीत चुका है। तो इसके न होने के पीछे के कारण शायद हम मीडिया एजुकेटर्स ही हैं, जो सरकार पर उस तरह से दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि वो इस विषय को सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, प्रोविंशियल सर्विसेज जितने भी हैं उसमें, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म क्यों नहीं हो सकता? देश का ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां जनसंचार एवं पत्रकारिता की शिक्षा न दी जा रही हो। और देखिए, हमारा अपना दुर्भाग्य, हम अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि मीडिया एजुकेशन चौथा स्तंभ कैसे हो गया? पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता कभी स्वयं से निकली थी। स्वयं से निकली थी का मतलब है कि जो साहित्यकार थे उन्होंने ही स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकार की भूमिका अदा की थी। जिसे लिखना आता था, जो साहित्य लिखता था, उसने पत्रकारिता जगत में भी अपनी पहुंच बनाई। अपने लेखनी के माध्यम से लोगों को, जनता को जागृत करने का काम किया। पर वो दौर अलग था, और हर क्षेत्र में, सिर्फ वो पत्रकारिता ही क्यों, हर क्षेत्र में कुछ लोग इनबॉर्न होते हैं, जिसे कहते हैं जन्मजात। पर ऐसे जन्मजात लोग कितने हैं? भगत सिंह, कितने भगत सिंह हैं हमारे पास? खुशवंत सिंह, कितने खुशवंत सिंह हैं हमारे पास? सभी के पास लेखन क्षमता जन्मजात तो नहीं हो सकती, उसे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको शैक्षणिक संस्थान भी होने चाहिए। तो ये पत्रकारिता का जो विकास हुआ, पहले पत्रकारिता सिर्फ पत्रकार और प्रिंट मीडिया तक सीमित थी। लेकिन पत्रकारिता 1950 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, अखबारों की संख्या बढ़ती चली गई, और जब अखबारों की संख्या बढ़ती चली गई तो पत्रकारों की भी संख्या बढ़ती चली गई। उस समय इतने शैक्षणिक संस्थान नहीं थे जहां पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती हो। डिप्लोमा दिया जाता था, और मुझे याद है एक समय पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 संस्थान थे, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दूसरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहां से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी हुआ करता था। तो पूरे साल में सिर्फ 20 से 30 लोग मास्टर्स करते थे, और कुछ लोग उसमें पीएचडी करते थे, और कुछ लोग पत्रकारिता जगत में चले जाते थे। पर आज क्या है? आज तो भारत का हर विश्वविद्यालय, लगभग हर विश्वविद्यालय पत्रकारिता शिक्षा दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पत्रकारिता की बयार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसी तरह बह रही है जिस तरह से ये सरकारी, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, उन सभी में पत्रकारिता शिक्षा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी
पत्रकारिता सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में क्यों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं है, इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। और हमारा अपना, मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, ये पत्रकारिता पढ़ाने वालों की कमज़ोरी है, ये पत्रकारिता को प्रैक्टिस करने वालों की कमज़ोरी है कि वो पत्रकार अपने बिरादरी के लिए भी नहीं लिख पा रहा है। वो पत्रकार एक सच्ची बात, सही बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है कि पत्रकारिता शिक्षा को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होना चाहिए। नहीं तो हम इतने मास्टर्स पैदा कर रहे हैं, हम इतने एमफिल करा रहे हैं, हम इतने पीएचडी करा रहे हैं, हम बैचलर स्तर पे पत्रकारिता और जनसंचार की शिक्षा दे रहे हैं। आज पत्रकारिता सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है। आज पत्रकारिता में विज्ञापन है, फिल्म भी जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं फिल्म स्टडीज़ पूरा कोर्स के रूप में है। तो आज जनसंचार में पत्रकारिता हो गया, और जनसंचार में जनसंचार के जितने माध्यम हैं वो अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट यूनिट बनकर आ गए हैं। और जिस तरह से सूचना का विस्तार हुआ है 21वीं सदी में, उस तरह से अगर आप देखें तो पत्रकारिता का भी विस्तार हुआ। आज पत्रकारिता अखबार जो सवेरे हम चाय के कप के साथ चुस्कियाँ लेते हुए पढ़ते थे, वो अब हमारे मोबाइल फ़ोन पर आ गया है, टैबलेट पे आ गया है। तो पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल रहा है। इतना ही नहीं, पत्रकारिता में जो गेटकीपर्स थे वो गेटकीपर्स बदल गए, अब उनका रेलेवेंस भी नहीं रहा। आज दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, किसी भी तरह की खबरें लिखने के लिए स्वतंत्र है। उनके पास अपने गेटकीपर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि दैनिक जागरण में क्या जाएगा। उनका संपादक ये निश्चित करता है कि पत्रकार जो लेकर आया है, रिपोर्टर जो लेकर आया है, वो अखबार में छपेगा या नहीं छपेगा। मालिक कई बार हस्तक्षेप करते हैं। अब मदन मोहन मालवीय जैसे पत्रकार तो रहे नहीं जो मालिक के हस्तक्षेप करने से अपना संस्थान छोड़ दें, पत्रकारिता को या अखबार को छोड़ दें। और ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि मदन मोहन मालवीय हर पत्रकार बनेगा। आज जो पत्रकार है वो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ईमानदारी ही अगर आज का पत्रकार निभा देता है तो ये बड़ी बात है। हम उससे उच्च आदर्शों की कल्पना न करें, क्योंकि उसे भी ईएमआई देना होता है, उसके भी बच्चे हैं, उसे भी अपना घर चलाना है। तो पत्रकारिता में उच्च आदर्श की कल्पना करना उसी तरह से अब निरर्थक है जैसे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे वो बड़े बिजनेस या फिर एजुकेशन है। एजुकेशन कितना पायस, कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन आज क्या शिक्षक की वही इज्जत है? नहीं है। उसका कारण है कि जब आप 60,000, 1 लाख, 5 लाख फीस लेते हैं तो आप शिक्षक नहीं रहते हैं, आप व्यापारी बन गए हैं। अपने प्रोफेशन के रूप में इसको, शिक्षा को एक व्यापार बनाया है। तो जब आप व्यापारी हैं तो आपकी चीज़ों की गुणवत्ता कंज्यूमर तय करता है, और वो कंज्यूमर आज छात्र है। तो छात्र आपको गुरु क्यों माने? वो आपको उसी तरह से दुकानदार की तरह देखता है जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं। शिक्षा की व्यवसायीकरण को शिक्षा की बड़ी दुकान मैं मानता हूँ, जहाँ मूल्य आधारित, जिसे मूल्य का मतलब नैतिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल्य का मतलब है पैसा। आप जितना पैसा दे रहे हैं उसी तरह की शिक्षा मिल रही है। और हमारा एक और भी दुर्भाग्य है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं उस तरह की शिक्षा भी नहीं मिल रही है। लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे हैं भारत में, उनकी गुणवत्ता की अगर बात करें तो वो मुझे लगता है कि उस मानक पर या उस सोच पर जिसके कारण उनको अनुमति दी गई थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो खरे नहीं उतरते हैं। हर रोज प्राइवेट शिक्षकों का या उनके बारे में पढ़ते हुए, हम सरकारी संस्थान में काम करते हुए अपने आप को बहुत ही
सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें समय पर तनख्वाह मिलती है। खैर, अभी सरकारी संस्थानों में भी समय पर तनख्वाह के बारे में हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कोरोना के बाद बजट डामाडोल हुआ है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा, सरकारी संस्थानों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे फाइनेंशियल या वित्तीय स्वायत्तता की बात हम अपने इंस्टीट्यूशंस में लाएं। हो सकता है आने वाले समय में सरकारी संस्थानों में भी सरकार 100% वित्तीय मदद न करे। ये सोचने का विषय है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षकों को सोचना भी चाहिए। लेकिन आप देखें, जब एक समय था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए जाना होता था, तो हम सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, मुझे अभी भी याद है, वाराणसी में क्वींस इंटर कॉलेज हुआ करता था जो सरकारी था, जिसमें शिक्षा पाने के लिए लोग आतुर रहते थे। उसके बाद आज की स्थिति क्या है? कॉन्वेंट एजुकेशन को बढ़ावा मिला, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा मिला और क्वींस इंटर कॉलेज कहीं नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि जो प्राथमिक विद्यालय थे उनकी स्थिति गिरती चली गई, बिगड़ती चली गई। जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर था वो गिरता चला गया, बिगड़ता चला गया और लोग वहाँ से प्राइवेट शिक्षा की तरफ भागने लगे। एक बड़ा मध्यम वर्ग भी पैदा हुआ जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता था। पर आज की स्थिति वो भी उसी तरह से बनती चली जा रही है। अब सरकारी संस्थानों में अगर पर्याप्त सुविधा नहीं रहेगी, सरकार ध्यान नहीं देगी, तो सरकारी संस्थानों का भी धीरे धीरे क्वालिटी खराब होगी और लोग प्राइवेट एजुकेशन की तरफ उसी तरह से भागेंगे जिस तरह से वो प्राथमिक में भाग रहे हैं, जिस तरह से वो माध्यमिक में भाग रहे हैं, उसी तरह से वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भागेंगे। पर प्राथमिक और माध्यमिक में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर ये है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अगर बात करें तो प्राइवेट अच्छे संस्थान जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, से कम है। अभी भी सरकारी संस्थान बेहतर हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ज़रूरत है इन सरकारी संस्थानों में लोगों को समझने की, शिक्षकों को समझने की कि वो किस तरह से वित्तीय, सरकार से ही सब कुछ आशा न करें, किस तरह से वो अपने वित्तीय जो आप कह लीजिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाए। नहीं तो आने वाले समय में, चूँकि सरकार को कोरोना के बाद अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, मजदूर हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, व्यापार है जहाँ लोगों को नौकरी मिली हुई है, तो ऐसे लोगों को सरकार को समर्थन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन शिक्षक और बाकी के लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह से हम कम अपने खर्च में कटौती करें और किस तरह से हम सरकार को समर्थन कर सकते हैं इस समय। इसके बारे में आगे चलकर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, खासकर रिसर्च जिसकी बात नहीं होती है, अगर भारत में कोई सिर्फ ये सोचे कि रिसर्च करते हुए अपना जीवन गुजार ले, तो ऐसा सोशल साइंस में तो नहीं। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर मैं सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप शोध करते हुए अपना जीवन गुजार लें, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर शोध डिग्री के लिए होता है। वो डिग्री या प्रोजेक्ट मिलता है तो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए प्रोजेक्ट होता है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप 10 साल, 20 साल, 30 साल लगातार शोध करते रहें। और अगर आप एक शोध सहायक के रूप में, टीचर नहीं, शोध सहायक के रूप में आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं या फिर उसी में एक विषय में ही शोध करना चाहते हैं, तो ऐसा अवसर आज पत्रकारिता, जनसंचार या फिर ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में नहीं है। साइंस में तो बल्कि है, कई ऐसे शोध के क्षेत्र हैं या फिर ऐसी प्रयोगशाला हैं जहां आप ज़िंदगी भर प्रयोगशाला में रह सकते हैं, पर सोशल साइंस में नहीं है। हमें यहीं पर सोचने की ज़रूरत है। अब मुझे ये लगता है
ये आगे चलकर इसके बारे में सोचा जाएगा। मेरा विषय से मैं थोड़ा इतर भी आ गया, लेकिन विषय मेरा यही है कि जनसंचार एवं पत्रकारिता को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगर हम इसे नहीं सम्मिलित करते हैं, समय की मांग है, अगर हम इसे सम्मिलित नहीं करते विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये उन लाखों बच्चों के लिए बड़ा ही अहितकारी है। ये विषय विकसित कैसे होगा अगर हम इस विषय को पढ़ने वाले लोगों को भारत के उच्च शिक्षा ही नहीं, भारत की जितनी भी अच्छी नौकरियां हैं उसमें अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो मेरा यही सरकार से, मीडिया शिक्षा के क्षेत्र के लोगों से, पत्रकारों से निवेदन है कि वो हमारी इस मुहिम को भी आगे बढ़ाए कि जनसंचार एवं पत्रकारिता को भारतीय सिविल सेवा, स्टेट्स लेवल पे जितनी प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उसमें, और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पत्रकारिता, जनसंचार या जनसंचार एवं पत्रकारिता या फिर उससे रेलेवेंट जितनी भी हम डिग्रियां देते हैं, चाहे एमए फिल्म स्टडीज हो, एमए पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग हो, उन सभी को इन कंपटीशन के लिए लिया जाए और भविष्य में हम लोग भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनसंचार एवं पत्रकारिता और रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखें, जिससे कि जनसंचार एवं पत्रकारिता पढ़ने वाले लाखों छात्राओं का भविष्य सुनहरा हो सके, आगे बढ़ सके। धन्यवाद।